नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ ये मेरा 5वां लेक्चर होगा और ये अंतिम लेक्चर है। तो अभी तक जो है हमने विजयनगर साम्राज्य पर बड़े डिटेल में बात की है। उसके अलावा एक अलग लेक्चर में हमने तालीकोटा के युद्ध को समझा है और बहमनी सल्तनत की भी बात हमने कर ली है। तो अब समय है कि विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था को हम ठीक प्रकार से समझ लें और इसमें हमारा जो मुख्य फोकस होगा नायंकार और आयंगार व्यवस्था को समझना, क्योंकि ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके जो है हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विजयनगर प्रशासन, सबसे पहले बात हम करेंगे राज्य की। तो राज्य की संरचना क्या रही? तो प्राचीन काल के सप्तांक विचारधारा और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का ये जो है स्वरूप था। तो दैवीय उत्पत्ति का मतलब ये कि राज्य और राजा, ये जो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, राजा क्या है? राजा प्रतिनिधि है देवी का, ठीक है। और ये सप्तांग विचारधारा क्या है? तो जिसे चाणक्य ने बड़े डिटेल में बताया कि राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसे जो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राजा, राज्य, राजस्व, राजत्व, दंड। राजत्व जिसके बल पर वो अधिकार जो है स्थापित करेगा, किला यानी दुर्ग, और जो है मित्र। तो इस आधार पर जो है राजा को, जैसा कि मैंने बताया कि ईश्वर के समतुल्य माना जाता था और इन्हें क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। राय, आप इनके नाम में देख रहे होंगे, राजा को राय कहा जाता था। और वैदिक राजाओं की भांति इन्हें जो है, जैसे आज शपथ लेते हैं मिनिस्टर्स, उस तरीके से इन्हें शपथ भी लेनी पड़ती थी। तो राज्याभिषेक में निष्ठा और प्रजा पालन की इन्हें शपथ लेनी पड़ती थी, ठीक है। राजा के चयन में मंत्रियों और नायकों की भूमिका क्या होती थी? महत्वपूर्ण होती थी। एक्चुअली राजा का चयन करना, उसे शपथ दिलाना और उसे शासन संबंधी कार्यों में सहयोग करना और सहयोग के माध्यम से उसे नियंत्रित रखना, यह काम राज परिषद का था। और इसमें कौन कौन थे? तो नायक थे। कौन थे नायक? बात करेंगे। सामंत शासक, प्रमुख धर्माचार्य, विद्वान, संगीतकार और व्यापारी आदि से होता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसके जो है फैलाव को देखिए, कितने लोग हैं कि मतलब जो है एक राजा निरंकुश नहीं हो सकता और सही निर्णय हमेशा लेगा। कितने क्षेत्रों के लोग हैं आज के राज्यसभा में, संगीत, कला, इन सब क्षेत्रों से जो लोग जाते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो राजा की शक्ति पर नियंत्रण और उन्हें शासन संबंधी परामर्श देना, राज परिषद का। तो केंद्र में क्या ढांचा है? पहले राजा है, उसके बाद कौन है? युवराज है, और राजा के पैरेलल क्या है? राज परिषद है, ठीक है। तो युवराज है। युवराज की इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के नाते से आप जान लीजिए कि राज्य की, युवराज की जब नियुक्ति होती थी तो उस को जो है बोलते थे, यानी राज्याभिषेक, युवराज पटाभिषेकम। युवराज पटाभिषेकम इसे कहा जाता था। राजा के बाद युवराज का ही पद होता था, और युवराज अगर अल्प आयु है तो प्रतिशासक या संरक्षक, रीजेंट रखने का प्रचलन विजयनगर में था। और कहीं न कहीं जो है इसने कई अधिकारियों को वास्तविक शासक बनने का मौका दिया, जिसमें से कि नरसा नायक के बारे में हमने पढ़ा है और
पिछले ही लेक्चर में तालीकोटा के युद्ध में राम राय के बारे में हमने पढ़ा, जो कि शासक नहीं था लेकिन शासक ही था। तो ये बात हुई। अब अगर राजा की बात हमने कर ली, युवराज की बात कर ली, तो तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था प्रधानी या महाप्रधानी। तो प्रधानी या महाप्रधानी को मराठा साम्राज्य में जो पेशवा बने उसका अग्रगामी माना जाता है। तो यह स्वरूप जो है विजयनगर में दिखती है। ये राजा और युवराज के बाद केंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो एक हमने राजा की बात कर ली, हमने युवराज की बात कर ली है, हमने जो है प्रधानी की बात कर ली। तो राज परिषद के अलावा जो है एक मंत्री परिषद भी होती थी, ठीक है। ये प्रधानी या महाप्रधानी इसका प्रमुख अधिकारी होता था और मंत्री परिषद में मुख्यतः 20 सदस्य होते थे और ये कहीं ना कहीं राजा के परिजन, राजा के रिश्तेदारों में से ही होते थे और सभा नायक इसका अध्यक्ष होता था, ठीक है। सभा नायक इसका अध्यक्ष होता था। अब देखिए दंड नायक, ऐसे करके बात करते हैं, दंड नायक, दंड नायक। तो दंड नायक, इसमें काफी मतभेद रहा कि ये दंड नायक एक पद है, ठीक है, जैसे डीएम एक पद है, जैसे कि ये जो है प्रधानी एक पद है, यहां पर हम देख रहे हैं, ये एक जो है पद है, या फिर जो है ये अधिकारियों की एक विशेष श्रेणी है। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये जो दंड नायक है ये अधिकारियों की एक विशेष श्रेणी है। तो वो क्या है? आईएएस हैं। आईएएस हैं, किसी भी पोस्ट पर बैठेंगे, लेकिन ये क्या है? आईएएस है। ये क्या है? ये श्रेणी है, ये कोई पद नहीं है। डीएम एक पद है, आईएएस कोई पद नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से दंड नायक था, ठीक है। अब इसके अलावा राज्य परिषद, मंत्री परिषद, उसके बाद केंद्रीय सचिवालय भी था। हमारे देश में भी है केंद्रीय सचिवालय, तो सचिवालय था, ठीक है। ये क्या था? तो ये केंद्रीय प्रशासन का मूल था। केंद्रीय प्रशासन का ये क्या था? मूल था और विभिन्न कार्यों का बंटवारा यहां पर होता था। तो विभाग वार जो है कौन किस विभाग को संभालेगा उसका जो है बंटवारा होता था और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के नाम भिन्न भिन्न होते थे। जैसे गृह मंत्री जो होता था, एकदम मंत्री वाली स्टाइल, तो गृह मंत्री जो होता था उसे कहा जाता था माननीय प्रधान। गृह मंत्री को माननीय प्रधान, किताबों में अलग अलग नाम आपको मिलेंगे लेकिन मुख्यतः। अच्छा, उसके अलावा एक अधिकारी होता था रायसम, जो कि होता था एक सचिव और जिसका काम था राजा के मौखिक बातों को लिपिबद्ध करना। तो राजा जो मौखिक आदेश दे रहा है उसको लिपिबद्ध करना किसका काम था? रायसम का था। ये क्या था? सचिव था। उसके बाद कड़िकम, ये एक लेखा अधिकारी था, अकाउंटेंट था, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए हमने इस तरीके से लगाया है। अगला, शाही मुद्रा जो व्यक्ति रखता था उसे कहा जाता था मुद्राकर्ता। मुद्राकर्ता, तो प्रश्न पूछ देगा विजयनगर साम्राज्य में शाही मुद्रा रखने वाले अधिकारी का नाम था 1 2 3 4, तो उसका उत्तर होगा मुद्राकर्ता। अब जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन की हम बात करते हैं। हमने समझ लिया केंद्र को क्या ढांचा था, जो महत्वपूर्ण समझना था। तो देखिए, राज्य को प्रांत कहा जाता था और बहुत सारे इसके नाम थे, ये भी मैं बता दूं, तो बहुत सारे नाम थे लेकिन प्रांत, ठीक है। उसके बाद जो है कमिश्नरी होती थी। प्रांत जो है कमिश्नरियों में बटा हुआ था जिसे मंडल कहते थे। हालांकि प्रांत को भी मंडलम कहा जाता था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक ढांचा समझ लेने की जरूरत है। उसके बाद जो है जिले को कहा जाता था कोट्टम या बलनाडु, कोट्टम या बलनाडु। उसके बाद जो परगना और तहसील होती थी उसे कहा जाता था नाडु। और ये जो है, तो हम समझ लिए प्रांत कमिश्नरियों में बटा था, कमिश्नरी जिलों में बटी थी, जिले तहसीलों में बटे थे जिन्हें नाडु कहा जाता था। और इन नाडुओं के नीचे 50 गांवों का एक समूह और होता था और वो होता था मेला ग्राम।
मेला ग्राम उसे कहा जाता था। तो अगर आप ये देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रही होगी कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी जो है शानदार थी। 50 गांव का समूह उसे मेला ग्राम कहा जाता था, और कुछ गांवों के समूह, इसका भी जिक्र मिलता है, तो कुछ गांवों के समूह को स्थल और सीमा कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसे कि उर या ग्राम कहा जाता था। ठीक है, तो यह बात हमने देख लिया। अब जो है हम आते हैं प्रांतपति की बात करते हैं, क्योंकि प्रांतीय प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रांतपति की बात करें यानी गवर्नर की बात करें, क्योंकि न्यायालंकार व्यवस्था जब हम समझेंगे तब इनमें क्या डिफरेंस है यह भी हमें समझना पड़ जाएगा। तो प्रांतों के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रांतपति कहा जाता था। सामान्यतः ये राज परिवार से होते थे, और जो है जो योग्य सामंत होते थे उन्हें भी प्रांत में नियुक्ति दी जाती थी, और ये लोग राजा के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते थे। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी अपना पद धारण करने वाले कई अधिकारियों की जो है स्थिति है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रांतपति का पद अनुवांशिक नहीं है, गैर स्थानांतरणीय नहीं है। इसका स्थानांतरण किया जा सकता है, इसे इसके पद से हटा दिया जा सकता है। ये पद पर तब तक है जब तक कि राजा की इच्छा है। राजा की इच्छा नहीं है, ये कल बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछता है, इसलिए इतना डिटेल में बताना हो रहा है। अगला, प्रांतपति क्या क्या कर सकता था? तो अब समझिएगा। तो प्रांतपति नए कर लगा सकता था, पुराने कर माफ कर सकता था। तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, ये समझ में आ गया इसी लाइन से। सिक्के प्रसारित कर सकता था। भारत में एक ही सिक्का और एक ही नोट, एक ही अथॉरिटी, ये सिक्के भी प्रसारित कर सकता था। हालांकि ये छोटे सिक्के प्रसारित करता था, और ये भूमि भी दान में दे सकता था। भूमि दान में देना एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार उस समय था, तो प्रांतपति के पास था। तो अगर एक प्रकार से देखें तो प्रांतपति हमें वास्तविक शासक के रूप में ही दिख रहा है उस प्रांत के, जबकि ऐसा था नहीं। इसका मुख्य काम यह था कि अपने प्रांत में कानून व्यवस्था को ठीक रखो, राजस्व वसूलो, और राजस्व का एक निर्धारित हिस्सा केंद्र को भेजो। तो ये जो है अपने प्रांतों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता था और राजस्व कलेक्ट करता था, और केंद्र को उसका एक हिस्सा भेजता था, और शेष जो है अपने पास रखता था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, न्यायालंकार व्यवस्था को समझना। तो ये लोग कौन थे? ठीक है, तो ये जो है नायक वस्तुतः भू सामंत थे। देखिए इसमें जो है बहुत सारी बातें हैं, इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो है भू सामंत थे, जिन्हें कि राज्य की तरफ से एक जो है भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे अमरम कहा जाता था। ठीक है, इस भूमि के टुकड़े को जो दिया जाता था, भूमि के टुकड़े का लिटरली मतलब जो है एक बड़ा क्षेत्र इनके अधीन होता था, दिया जाता था। तो एक भूखंड दिया जाता था जिसे अमरम कहा जाता था, और इसीलिए चूंकि उस अमरम पर इनका अधिकार होता था तो इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था, अमर नायक भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भूखंड इन्हें दिया जाता था, इस पर ये अपना जो है शासन करते थे, और इनसे केंद्र क्या चाहता था? तो केंद्र ये चाहता था कि एक तो आप जो है सेना रखेंगे, वो सेना जो है जब जरूरत पड़ेगी तो विजयनगर की तरफ से लड़ेगी, बाकी जो है आप राजस्व कलेक्ट करेंगे, उसका भी एक हिस्सा देंगे, बाकी आपका जितना विषय है उसमें आप स्वतंत्र हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले विशेष भूखंड अमरम प्रदान किया जाता था, जिससे ये अपने अधीनस्थ सेना का रखरखाव कर सकें। तो जमीन दे जा रही है कि एक सेना रखिए, और अमरम के कारण इन्हें अमर नायक कहा गया। अमरम से प्राप्त आय का एक अंश राजकोष में देना पड़ता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। नायक साम्राज्य की राजधानी में, अब देखिए, अब इनको जो है बहुत सारी जो है स्वायत्तताएं थी। ठीक है, जैसा कि मैंने अब बताया,
लेकिन केंद्र इनके ऊपर जो है कैसे लगाम लगा करके रखे, उसके लिए एक व्यवस्था ये बनाई गई थी कि नायक साम्राज्य की राजधानी में 2 प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो केंद्र में नायक की सेना का सेनापति, तो नायक की सेना का जो सेनापति होता था वो विजयनगर में बैठता था, और इस प्रकार से सेना सेंटर के हाथों में, एक प्रकार से सेनापति यहाँ है, और दूसरा स्थानपति एक अधिकारी होता था। ये क्या होता था, तो ये प्रशासनिक एजेंट होता था। तो सेना और प्रशासन दोनों पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये नियंत्रण रहता था, क्योंकि ये दोनों लोग राज दरबार में नायक का प्रतिनिधित्व करते थे। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में मूलभूत अंतर देखना हो प्रशासनिक व्यवस्था में, तो ये न्यायकार व्यवस्था ही है। और विजयनगर साम्राज्य में उल्लेख मिलता है कि ऐसे 200 नायक थे। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक प्रकार से आप समझें तो ये जो है उस क्षेत्र के शासक ही थे। बस 2 काम करना था, एक तो केंद्र ने जितनी जमीन दी उसके हिसाब से वो बता देगा कि तुमको इतनी सेना रखनी है, दूसरा जो है केंद्र ये बताएगा कि तुमको जो है जो कुल राजस्व वसूल रहे हो उसका इतना हिस्सा दे देना है, बाकी जो है 2 अधिकारियों को केंद्र में अपने रखो जो है अपने एजेंट के रूप में, ताकि केंद्र से तुम्हारा हिस्सा वो जुड़ा रहे, बाकी विषयों में वो स्वतंत्र रहता था। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्वायत्तता थी और ये गवर्नर से इसको जो है अलग बनाती थी। ये जो न्यायकार व्यवस्था थी ये भी कहीं ना कहीं जो है विजयनगर के पतन का एक कारण बनी, क्योंकि ये जो नायक थे इन्हें हमेशा एक जो है मजबूत केंद्र ही रोक पाता था। अगर केंद्र कमजोर हुआ तो नायक क्या करते थे, स्वतंत्रता की घोषणा करते थे। विजयनगर जब तालीकोटा के बाद कमजोर हुआ तो कई नायक स्वतंत्र होकर के उभरे। ठीक है, तो उस पे हम करेंगे। तो न्यायकार व्यवस्था सामंती व्यवस्था के अधिक नजदीक थी, जो विजयनगर के पतन का एक कारण भी बनी। और यहां पर अगर प्रश्न पूछेगा तो ये कि नायकों का पद धीरे धीरे अनुवांशिक हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा केंद्र में शक्तिशाली राजा है तो नायक जो है ऐसे रहेंगे, और अगर कमजोर राजा है तो नायक ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो ये न्यायकार व्यवस्था समझ लिया हमने। अब समझेंगे हम आयंगार व्यवस्था को, ये क्या है। ठीक है, तो ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और 12 शासकीय व्यक्तियों का नियंत्रण स्थापित किया गया। ये 12 शासकीय व्यक्ति ही आयंगार कहलाए। तो हर ग्राम में 12 शासकीय अधिकारी यानी विजयनगर साम्राज्य के अधिकारी होते थे। इन्हें जो है क्या कहा जाता था, आयंकार कहा जाता था। ठीक है, इनका जो पद होता था ये अनुवांशिक होता था, पिता के मरने के बाद पुत्र, पुत्र के मरने के बाद उसका पुत्र होते थे। ये अपने पद को क्या कर सकते थे, बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। तो एकदम इनका पद इनकी जमीन की तरह हो गया था। आयंगारों को वेतन के बदले में लगान, ठीक है, और कर मुक्त जमीन जिसे मान्यम कहा जाता था, तो इन्हें कर मुक्त जमीन मिलती थी। ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, एक पूरे गांव को देख रहे हैं, तो सरकार से इनको जो है वेतन मिलना चाहिए, तो वेतन के बदले लगान और कर मुक्त जमीन इनको दे दी जाती थी कि आप करिए। अब ये कितने महत्वपूर्ण अधिकारी हैं ये आप समझ लीजिए कि बिना इनकी अनुमति के भू हस्तांतरण या संपत्ति का लेन देन नहीं हो सकता था। तो जब तक इन्हें जानकारी न हो तब तक गांव में कोई व्यक्ति किसी को अपनी भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकता था। कड़िकम गांव का प्रधान लिपिक तथा ललारी ग्राम का चौकीदार होता था। तो यह व्यवस्था जो है आयंगार व्यवस्था थी। क्या मूल में था, तो ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और 12 शासकीय व्यक्तियों का नियंत्रण स्थापित किया गया। इन्हीं 12 को क्या कहा गया, आयंगार कहा गया। इनका पद क्या रहा, अनुवांशिक रहा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्व की। ठीक है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के राजस्व के स्रोत कई थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था भूमि कर, और इसे कहा जाता था शिष्ट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था।
मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें तो विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था वराह। विदेशी यात्रियों ने इसे कई अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे कहा हुड़, जैसे परदोष या पगौड़ा, इसे कहा विदेशी यात्रियों ने। सोने के छोटे सिक्के प्रताप और फड़म और चांदी के छोटे सिक्के तार कहे जाते थे। ये सब सीधे सीधे प्रश्न पूछता है इसलिए, ठीक है। और न्याय व्यवस्था की बात अगर हम करें तो राजा स्वयं एक शीर्ष अदालत था, है ना। मैं राजा को जो है अदालत कह दिया, आपको लगा कि न्यायाधीश। देखिए ऐसा है कि उस समय राजा एक व्यक्ति न होकर के एक संस्था थी, इसीलिए पहले राजा फिर राज्य। तो संस्था राजा, तो राजा क्या था? राजा सर्वोच्च अदालत था। उसके बाद प्रांतों में जो न्यायिक व्यवस्था देखते थे वो प्रांतपति देखते थे, और जिन क्षेत्रों में न्यायंकार व्यवस्था थी। अब एक बात आप समझ लिए कि ये प्रांत विजयनगर के अलग हैं, प्रांतपति अलग हैं और न्यायंकार अलग है, नायक अलग है। तो नायकों का क्षेत्र अलग है और प्रांतपतियों का क्षेत्र अलग है, और दोनों का अस्तित्व एक साथ विद्यमान है, ठीक है। तो ये चीज, तो इस लेक्चर में हमने प्रयास किया कि विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था को आपको ठीक से समझा सकूं। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।